Hello, students. You are welcome again to the remaining lecture of Unit 4. And the topic is pollution and contamination of water quality due to agricultural practices. और कुछ कुछ पोल्यूशन रिलेटेड टॉपिक जो अभी रह गए हैं बस उसी को हमको कंप्लीट करना है। तो एग्रीकल्चरल नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन की अगर बात करें, जैसे हम कहते हैं कि कुछ कुछ मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन, जैसे हम जानते हैं कि इंडस्ट्री की वजह से पोल्यूशन ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो मेजर सोर्स जिनको हम नहीं मानते, उनको हम कहते हैं कि हाँ, जैसे एग्रीकल्चरल से जो पोल्यूशन होता है उसको हम नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन कहते हैं, जो कि मेजर सोर्स नहीं है। तो अब एग्रीकल्चरल कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, किसकी किसकी वजह से, क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो मोस्टली अगर आप देखें तो पोल्यूशन होने का रीज़न जो है वो पेस्टिसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं वो है। और जब पेस्टिसाइड्स जो ये होते हैं वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो सरफेस वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं, और अगर ये इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं तो ये ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं। तो जिस भी तरीके के हम अपने सॉइल को इनरिच करने के लिए या फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है और वो कैसे उसको पॉल्यूशन में बढ़ावा देते हैं, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमारी होती हैं जिसकी वजह से जो सॉइल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाते हैं। जब हमने प्रॉपर रोटेशन क्रॉप का नहीं किया हुआ है तो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के जो पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है उसको भी हम कह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर इरिगेशन जब हमने दे दिया तो भी जो सॉइल होती है उसमें वाटर लॉगिंग और बहुत सारे तरह तरह के चीज़ें पोल्यूशन जनरेट हो जाता है। तो ये सब जो है ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर पोल्यूटेड होता है। तो उसी को हम एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे इस स्लाइड में आप देखें तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं जिसके बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे लैंडफिल हो गया, अब लैंडफिल पे रेनफॉल हुआ, अब उसमें को जैसे आपने कूड़ा कचरा कहीं इकट्ठा कर रखा है, अब बारिश हुई तो उसके सारे इफ़ेक्ट जो हैं ग्राउंड में चले गए। तो इस तरीके से भी पोल्यूशन अगर आपको दिखाई देता है सरफेस पे और अंडरग्राउंड वहाँ पे, और जहाँ जहाँ जिस जिस टाइप की प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, जैसे सीवेज ही है, सीवेज कहीं कलेक्ट है वो ग्राउंड वाटर में चला गया या सरफेस वाटर में चला गया तो उसकी वजह से भी पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं बहुत सारे रीजंस हैं जिसके ग्राउंड वाटर पोल्यूट होता है। तो हमारा जो फोकस है वो एग्रीकल्चरल पे है, जिसमें हम फार्मिंग प्रैक्टिसेस कह सकते हैं या जो भी हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ हम देख सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हमको अपना जैसे इकोनॉमी देखनी है, हमको ये देखना है कि हमारा जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा यील्ड बहुत ज़्यादा निकले। तो उसके लिए हम बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जो कि इन टर्न सॉइल को भी और ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करती है। तो इसी तरीके की प्रॉब्लम हम देख पाते हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे इफ़ेक्ट करता है उसको हम देख पाते हैं। सेडिमेंटेशन भी एक पॉल्यूशन का एक सोर्स है। अगर हम देखें तो हम जो भी वाटर आता है उसमें जो प्रीवियसली पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो पार्टिकल्स साथ साथ में आते हैं और वो भी कहीं ना कहीं कलेक्ट हो जाते हैं, या जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम करते हैं उसके थ्रू भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेडिमेंट्स होते हैं वो किसी वाटर बॉडी में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से भी पोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। और ये जो सेडिमेंट्स हैं जो भी स्पीसीज़ हैं वाटर की उनको भी हार्मफुल इफ़ेक्ट उनके ऊपर आता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जैसे कि जो भी इरोज़न हम इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि इरोज़न होता है कि जब भी रन ऑफ की वजह से या वाटर के फ्लो की वजह से जब सॉइल पार्टिकल रिमूव होने लग जाते हैं तो ये एक तरीके का सेडिमेंटेशन प्रोसेस ही होता है कि जो अपर लेयर है वो रिमूव हो गई और फिर वो वाटर के साथ फ्लो करते हुए किसी भी रिवर के चैनल में जा सकती है और फिर उसको पोल्यूट कर सकती है। एनिमल फीडिंग ऑपरेशन की बात करें तो जहाँ भी एनिमल्स कलेक्ट किए जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत बड़ा लॉट है उनका और वहाँ पे उनको
जिस तरीके से मैनेज किया जाता है, तो वहाँ आसपास आप देखते होंगे कि बहुत गंदगी होती है। अगर आप प्रॉपर सफाई मैनेज नहीं की जा रही है, जहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं, अगर प्रॉपर क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं हुई है, तो वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर जब इस टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, जब जो एनिमल फार्मिंग जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारा कंटामिनेशन वाटर के फॉर्म में आके वो भी अगर सरफेस चैनल में जा रहा है या अंडरग्राउंड चैनल में जा रहा है, तो वो उसको पॉल्यूट करता है। तो इस तरीके से भी हमको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हम कई बार के ऐसा होता है कि हम इनरिच करने के लिए अपनी क्रॉप्स को हम बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र और बहुत सारी तरह तरह की एडिशनल जो है खाद और ये जो बैक्टीरियाज वगैरह जो आ जाते हैं प्लांट्स में, उसको भी रिमूव करने के लिए बहुत सारा टाइप का केमिकल यूज़ करते हैं, और उसके थ्रू जो होता है बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, और ये अंडरग्राउंड जाके वाटर को पॉल्यूट करता है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत एक्सेस ऑफ नाइट्रेट के लिए हम लोगों ने सुना है ब्लू बेबी डिजीज़, जिसको हम मेथेमोग्लोबिनिया कहते हैं, ऐसी डिसीज़ जिसके थ्रू जो इन्फेंट्स होते हैं उनको उनमें बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलता है। उनका पूरा जो फेस होता है वो ब्लू पड़ जाता है, इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमको देखनी है कि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर रहे हैं उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं तो उससे तो बीमारियां होती ही हैं, साथ साथ में क्योंकि हम वाटर पे इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहे हैं, तो ये सारे न्यूट्रिएंट जब अंडरग्राउंड या सरफेस वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो उसको भी ये डिस्ट्रॉय करते हैं। इरिगेशन प्रैक्टिसेस की बात करें तो इरिगेशन में हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई कर देते हैं। अब एक तो ऑलरेडी फर्टिलाइज़र हमने डाला हुआ है, उसके बाद उसमें वाटर आ गया कांटेक्ट में, और फिर ये वाटर जो है ज़्यादा और ज़्यादा उस इफ़ेक्ट को बढ़ा देता है, इनफिल्ट्रेट होके ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर देता है, सरफेस वाटर को पॉल्यूट कर देता है। या इनके साथ जो मेटल्स वगैरह होते हैं वो किसी भी तरीके से अगर किसी रिवर चैनल में पहुंच जाते हैं तो नुकसान करते हैं। तो अगर हम प्रॉपर इरिगेशन दें, जितना इरिगेशन देना चाहिए, टाइम टू टाइम जो इरिगेशन देना चाहिए, तो यहाँ पे ये होगा जो वाटर टेबल है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। जब वाटर टेबल डिस्टर्ब नहीं होगी या एक्सेस रन ऑफ नहीं होगा, तब यहाँ पे जो है अगर आप प्रॉपर इरिगेशन देते हैं तो भी आप बहुत सारे चीज़ों को बैलेंस कर देते हैं। जैसे सॉल्ट हम बोलते हैं ना कि सॉल्ट आ गया है बहुत ज़्यादा सॉइल में, तो उसका रीज़न भी यही होता है ओवर इरिगेशन। तो ओवर इरिगेशन नहीं देके अगर हम प्रॉपर टाइम टू टाइम नीड देख के अगर इरिगेशन देते हैं तो यहाँ से जो पॉल्यूशन है उसको हम काफ़ी कम कर सकते हैं। और अगर इसका उल्टा करते हैं तो पॉल्यूशन को हम बढ़ा देते हैं। तो टॉक्सिक केमिकल्स और अलग अलग टाइप की चीज़ें जो हम देखते हैं सो हमको देखने को मिलती है। तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कैसे किसी सरफेस से या जहाँ भी हमने वेस्ट रखा है या जहाँ भी एग्रीकल्चर हो रहा है उसके थ्रू जो वाटर है वो अंडरग्राउंड कैसे जाता है, और हम लोग ने इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ रखा है। और फिर जब ये अंडरग्राउंड जाता है तो जो भी रास्ते में इसके कंटामिनेंट्स होते हैं जब उसके कांटेक्ट में जाता है तो यही अंडरग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेट करता है, और जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू हमारे तक ये कंटामिनेशन पहुंच जाता है। यहाँ पे जो है जैसे हमने बोला था ना कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो हमारे सिलेबस का पार्ट है उसके थ्रू कैसे पॉल्यूट होता है, तो उसके लिए प्रॉपर टेबल है जिसमें आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि जैसे हम टिलेज प्रैक्टिसेस की बात करें तो अगर हम प्रॉपर तरीके से टिलेज नहीं करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि जो सिल्टेशन है यानी जो सेडिमेंटेशन है, यानी सॉइल इरोजन हुआ तो उसके साथ पार्टिकल मूव किए तो ये भी ग्राउंड वाटर में तो नहीं जा पाते लेकिन सरफेस वाटर में ये मूव करे जाते हैं। तो ये सेडिमेंटेशन का इफेक्ट हमको देखने को मिलता है जो कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से है। जब हम प्रॉपर टिलेज ऑपरेशन नहीं करते हैं तब तो जितने भी सॉइल में के पार्टिकल होते हैं वो वाटर में चले जाते हैं रन ऑफ के थ्रू। फर्टिलाइजिंग के थ्रू आपको पता ही है, फर्टिलाइज़र अगर बहुत ज़्यादा जैसे हमने न्यूट्रिएंट्स यूज़ किए हैं तो उसकी वजह से जो होता है सरफेस वाटर में पहुंच जाते हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स, और जब सरफेस वाटर में न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं तो उसकी जो
टेम्परेचर है उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, और फिर एल्गी ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। तो ये सारा प्रॉब्लम हमको देखने को मिलता है जब ये सरफेस वाटर में जाते हैं। उसी तरीके से फर्टिलाइज़र का ग्राउंड वाटर पे भी इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं। जैसे लीचिंग है, लीचिंग प्रोसेस, ये ग्राउंड वाटर में चले गए, जो भी नाइट्रेट्स जो न्यूट्रिएंट्स थे वो चले गए। तो इस तरीके से भी हमको देखने को मिलता है कि ग्राउंड वाटर में इसका कंटामिनेशन पहुंच जा रहा है इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद अगर नेचुरल फर्टिलाइज़र जो हम बनाते हैं उसको अगर हम बात करें, तो उसके थ्रू भी हम देखते हैं कि वो भी रन ऑफ के थ्रू सरफेस वाटर में पहुंच जाता है और उस वाटर को कंटामिनेट करता है, और अगर ग्राउंड वाटर में इन्फिल्ट्रेट हो जाता है तो उसको भी कंटामिनेट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती। इरिगेशन की बात करें, टाइम टू टाइम अगर हमने प्रॉपर वाटर नहीं प्रोवाइड किया है तो यही फर्टिलाइज़र जो हैं कलेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद रन ऑफ के थ्रू ये भी सरफेस वाटर में जाके इसको हार्म करते हैं। और ग्राउंड वाटर में भी अगर ये वही सीपेज प्रोसेस, अगर इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू ये ग्राउंड वाटर को हार्म करते हैं। उसके अलावा इरोज़न है या इस टाइप की जो प्रोसेस हैं उसके थ्रू भी सरफेस वाटर भी और ग्राउंड वाटर डिस्टर्ब होता है। तो ये वाली टेबल हमको याद रखनी है जब भी हम एग्ज़ाम में लिखें। तो अगर ये टेबल एक बार हमको याद हो गई तो इसमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि कैसे किसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की वजह से ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर पॉल्यूट हो रहा है। तो इसी तरीके से जो हम फ़िश फार्मिंग करते हैं उसके वजह से भी हमको देखने को मिलता है कि जो है अलग अलग टाइप के केमिकल्स आ गए हैं, और जो भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फार्मिंग है जिसमें हम अलग अलग टाइप के क्रॉप्स या अलग अलग टाइप के फिशेस या अलग अलग टाइप के फार्मिंग करते हैं, उसमें भी बहुत सारे कंटामिनेट जनरेट होते हैं जो कि सरफेस वाटर को पॉल्यूट करते हैं। क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ जो है किसी पॉन्ड या लेक में की जाती हैं तो वहाँ पे हमको ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल्फ प्योरीफिकेशन। तो जैसे नेचर का काम ही होता है अपने आप में चीज़ों को बैलेंस करना, तो वैसे ही जो स्ट्रीम्स हैं जब भी हम उसमें एक प्रॉपर फॉर्म में अगर कुछ कंटामिनेंट्स हो जाते हैं तो ये जो रिवर्स होती हैं अपने आप कुछ टाइम बाद क्लीन हो जाती हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस करके। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है कि हम बहुत ज़्यादा अगर हम गंदगी इनपुट बहुत ज़्यादा है तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन उस प्रोसेस उतना सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसको देखें कि व्हेन सीवेज इज़ डिस्चार्ज इनटू द रिवर द रिसीविंग वाटर गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट इन सीवेज। ये तो हमें पता ही है कि जब हमने गंदगी डाली पानी में तो पानी तो गंदा ही हो जाना है, बट ये हमेशा नहीं होगा। दिस कंडीशन विल नॉट रिमेन सेम फॉर एवर। टाइम के साथ अगर हम देखेंगे तो इसमें चेंजेस हमको देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक प्योरीफिकेशन हो जाएगा कुछ टाइम बाद, जिसको हम सेल्फ प्योरीफिकेशन कहते हैं। इसके जो पर्टिकुलर स्टेप्स हैं दैट डाइल्यूशन, डिस्पर्जन, सेडिमेंटेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, टेम्परेचर एंड सनलाइट। एक एक स्टेप हम लोग ध्यान से देखेंगे और कैसे होता है इस चीज़ को हम समझेंगे। डाइल्यूशन की बात करें, जैसे आपने देखा ना कि आपने कोई गंदा पानी रखा, उसमें आपने थोड़ा सा साफ़ पानी मिला दिया, फिर और साफ़ पानी मिलाया, तो जैसे जैसे आप देखेंगे तो गंदा पानी जो है वो डाइल्यूट होता चला जाएगा और एक टाइम बाद जो है साफ़ पानी डोमिनेंस हो जाएगा, मतलब जितना ये चीज़ होता जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सीवेज वाटर जब रिवर में गया तो और वाटर के कांटेक्ट में आया तो ये डाइल्यूट होता गया, टाइम के साथ रिवर फ्लो होती जा रही है और ये डाइल्यूट होता जा रहा है, और एक टाइम बाद ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है जो कि हमको दिखता नहीं है। तो ये वेस्ट कंसंट्रेशन इस तरीके से ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़ सेडिमेंटेशन है। कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या होंगे, हैवी पार्टिकल होंगे तो वो बॉटम पे सेटल हो जाएंगे। जैसे आपने देखा है कि मिट्टी पानी को साथ में मिक्स कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, साफ़ पानी आपको ऊपर मिल जाएगा। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस भी रिवर में अपने आप होता है और इस तरीके से रिवर क्लीन हो जाती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात करें तो क्योंकि अब ये रिवर फ्लो हो रही है तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में भी आ रही है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और उसके बाद उसकी प्योरीफिकेशन में हेल्प करते हैं और इससे भी जो है वाटर वो क्लीन होता है। इसी तरीके से रिडक्शन है।
तो रिडक्शन प्रोसेस में भी हम देखते हैं, एक में जो है ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में हम कंज्यूम करते हैं, दूसरा प्रोडक्ट बनता है, और इसमें हम क्या करते हैं, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, दूसरा प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके या एक केमिकल दूसरे केमिकल फॉर्म के कांटेक्ट में आके आप देखेंगे चेंजेस देखने को मिलते हैं, और जो गंदगी उसमें आई है उसमें प्रॉपर रिएक्शन होते रहते हैं, कभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कभी ऑक्सीजन के एब्सेंस में, जिसके थ्रू एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होके ये जो प्रोसेस है वो होने लगता है। तो ऑर्गेनिक मैटर का अगर हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में देखें, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनके थ्रू ये प्रोसेस होता है, और बहुत सारे पार्टिकल इनके थ्रू ही डिकम्पोज हो जाते हैं। सनलाइट की बात करें कि, और जैसे कि हम लोगों ने देखा ना स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, फिर सनलाइट है। सनलाइट को आपको पहले से ही पता है कि उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जब सनलाइट किसी चीज़ पे पड़ती है तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ तो वहाँ से वैसे भी ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ से भी आपको देखने को मिलता है कि ये जो स्टेप होता है सनलाइट, जिसके थ्रू जितने भी कुछ एल्गी या बैक्टीरिया जो भी प्रेजेंट होते हैं वो धीरे धीरे अपने आप सही हो जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल फोर्सेस, तो यहाँ पे हमको ये चीज़ भी दिखाई देती है कि कुछ नेचुरल फोर्सेस हैं, लाइक जैसे टेम्परेचर है, ये जो प्रोसेस हो रहा था नेचुरली, जिसको हम सेल्फ प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस कर रहे थे, रिवर में अपने आप ये टाइम टू टाइम हो रहा था, और जो भी गंदगी आ रही थी ये सारे प्रोसेस एक के बाद एक हो रहे थे और उसको बैलेंस कर दे रहे थे। लेकिन इन जो सारे प्रोसेस हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें और मैटर करती हैं, कि जैसे टेम्परेचर क्या है। एट हायर टेम्परेचर हम देखते हैं कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम होती है, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा हम कहते हैं कि ऑक्सीजन का रेट उतना कम हो रहा है, तो उस हिसाब से एक्टिविटीज़ भी हो जाएंगी, और उसी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। तो टेम्परेचर भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं, इसलिए सेल्फ प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस उस तरीके से हो भी नहीं पाता है। टर्बुलेंस की बात करें कि बहुत ज़्यादा गंदगी अगर आ गई है, टर्बुलेंस में हम कहते हैं ना, जब लाइट पास नहीं हो पाती है तो हम उसको टर्बुलेंस ऑफ वाटर कहते हैं, कि पानी के सरफेस में बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो गई। तो उसकी वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि लाइट नहीं पहुंच पा रही, एयर नहीं पहुंच पा रही टर्बुलेंस की वजह से, तो वहाँ पे भी आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। उसके अलावा जो हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जिसमें हम देखते हैं इवापोरेशन है, प्रेसिपिटेशन है, ये सारे प्रोसेस भी इफ़ेक्ट करते हैं ये जो नेचुरल प्रोसेस है उसको। डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, ऑलरेडी हर एक वाटर में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, डिज़ोल्व रहती है, और उसके थ्रू भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं। अगर उसकी कमी हो जाती है तो फिर वो ये प्योरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है। रेट ऑफ री एरेशन, अब कोई भी रिवर है उसमें री एरेशन मतलब जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो कितनी जल्दी एब्जॉर्व कर पा रहा है वो ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसकी वजह से सेल्फ प्योरिफिकेशन का प्रोसेस बढ़ता है। और अगर यही रेट कम हो जाएगा तो फिर ये सेल्फ प्योरिफिकेशन का प्रोसेस घटेगा। तो नेचुरल फैक्टर भी इस सेल्फ प्योरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए मैटर करते हैं। टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन मैंने इसको रखा हुआ है ताकि इन जनरल पोल्यूशन का सारा डिटेल आपको पता हो, और एग्ज़ाम में कैसा भी पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप कर पाएँ। तो सरफेस वाटर पोल्यूशन है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है, माइक्रोबियल है, ऑक्सीजन डिप्लीशन है, न्यूट्रिएंट है, सस्पेंडेड मैटर पोल्यूशन है, केमिकल पोल्यूशन है। तो स्ट्रीम वगैरह सरफेस वाटर हम क्या कहते हैं, जो भी हमको सरफेस पे सोर्सेज दिखाई देते हैं, जैसे नदियाँ हो गई, तालाब हो गए और समुद्र हो गया, ये सारी चीज़ सरफेस वाटर है। तो इसमें जो पोल्यूशन है वो ह्यूमन कंजम्पशन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि जितना भी पोल्यूशन होता है हम रिवर में भेज देते हैं, नेचुरल ये काम भी करते हैं। दूसरी चीज़ है कि रिवर के आसपास हम भी बहुत गंदगी फेंकते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी सरफेस वाटर पॉल्यूट होता है। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो जो भी केमिकल्स या फर्टिलाइज़र हैं वो जब सीप कर जाते हैं या इनफिल्ट्रेट हो जाते हैं ग्राउंड में, तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से, वायरसेस की वजह से जो है माइक्रोबियल पॉल्यूशन होता है। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाने से जो होता है अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज़म बढ़ने लग जाते हैं,
उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिप्लीशन पोल्यूशन। न्यूट्रिएंट की वजह से, फर्टिलाइज़र की वजह से जो पोल्यूशन होता है उसको हम न्यूट्रिएंट पोल्यूशन कहते हैं। सस्पेंडेड मैटर की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सॉइल के पार्टिकल्स हो गए, सैंड हो गया, ये सारी चीज़ें, इनकी वजह से जो पोल्यूशन होता है उसको सस्पेंडेड मैटर पोल्यूशन कहते हैं। उसी तरीके से केमिकल्स की वजह से जो पोल्यूशन होता है उसको केमिकल पोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप जिससे समझ सकते हैं कि किस किस टाइप का पोल्यूशन कैसे कैसे हो रहा है, और ग्राउंड वाटर में कैसे कोई न्यूट्रिएंट सीप करता है, सरफेस वाटर कैसे पॉल्यूट होता है, तो उसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं ना कि हमको पता है इनके बारे में कि यही जो मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन है। तो जिसमें हम लोग इंडस्ट्रियल या सीवेज की बात करते हैं, जिसको कहते हैं कि भैया ये हमको पता है कि ये पॉइंट है जहाँ से तो गंदगी आनी ही आनी है। तो इसमें जब हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, बहुत सारा काम चलता रहता है जिसकी वजह से गंदगी हो जाती है, तो उनको पॉइंट सोर्स पोल्यूशन कहते हैं। नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन कहते हैं जिसको हम मेजर सोर्स नहीं मानते, माइन्यूट सोर्सेज हैं, जिसमें कुछ जैसे एग्रीकल्चरल और फार्म्स ज़्यादा हम देखते हैं, या नॉर्मल लैंड वगैरह देखते हैं, उसको हम नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन कहते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन अगर हम देखें तो हमको सबको पता है कि पानी में गंदगी होने से क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसका कलर चेंज हो जाता है, स्मेल आने लगती है, टेस्ट की बात करें, पीएच, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं फिजियोकेमिकल इफ़ेक्ट, जिसको हम आराम से आँखों के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन करके भी हम देख सकते हैं कि इसका पीएच कितना चेंज हुआ और कैसा क्या फिज़िकल एक्टिविटी चेंज हुई है। बायोलॉजिकल की बात करें तो इसमें जो भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं या जो प्लांट्स हैं वो प्रेजेंट हैं, उनके ऊपर जो इफ़ेक्ट देखने को मिलता है उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट। तो इनके ये भी प्रभावित होते हैं, जब पानी में गंदगी होती है तो इनका जो इकोसिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। पैथोजेनिक इफ़ेक्ट, जिसमें हम देखते हैं कि पानी में हमको दिखने में तो गंदगी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन पानी में पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म, वायरस वगैरह हैं, और हमने उसको पी लिया तो हमको टाइफाइड और बहुत सारी तरह की हेपेटाइटिस बीमारियां, जॉन्डिस वगैरह ये सब देखने को मिलती है। क्योंकि पानी देखने में तो सही लगता है बट उसमें कुछ पैथोजेन्स या वायरसेस होते हैं। तो इसी तरीके से टॉक्सिक इफ़ेक्ट भी हमको देखने को मिलते हैं जब इसमें मेटल्स, साइनाइड और अलग अलग टाइप के जो केमिकल्स होते हैं जब इसमें मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन को भी इफ़ेक्ट पड़ता है और प्लांट्स को भी इफ़ेक्ट पड़ता है, हर तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। ग्राउंड वाटर कंटामिनेंट्स है, तो यहाँ पे एक डायग्राम आप देख रहे हैं कि ये अंडरग्राउंड पानी कैसे गंदा हो रहा है, सीपेज ऑपरेशन दिखा रहा है, लीकेज दिखा रहा है, रन ऑफ है, इन सारी चीज़ों के थ्रू आपको ग्राउंड वाटर कंटामिनेंट देखने को मिल रहा है। कॉजेज़ ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, नेचुरल सोर्सेज, नेचर में जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, मिनरल्स कह सकते हैं और अलग अलग टाइप के मेटल्स कह सकते हैं, उनकी वजह से भी जो है ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है। और मैन मेड सेप्टिक सिस्टम, मैन मेड ने जो पॉल्यूशन को जहाँ भी डिस्पोज करने का रखा है और वहाँ पे उनके थ्रू भी हमको देखने को मिलता है कि पॉल्यूशन हो रहा है। तो मैन मेड सेप्टिक सिस्टम के थ्रू भी इन्फिल्ट्रेट होके या सीपेज होके ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो जाता है। हैज़ार्डस वेस्ट, जो कि जैसे हॉस्पिटल के वेस्ट हम बोलें या कोई बहुत हार्मफुल केमिकल बोलें, कुछ मेडिसिन्स बोलें, ये सारी चीज़ें हम जब देखते हैं वो कहीं इकट्ठा हुई और अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आ गई है तो वहाँ पे हमको कंटामिनेशन देखने को मिलता है और वो अंडरग्राउंड जाके पानी को कंटामिनेट करता है। उसी तरीके से पेट्रोलियम के प्रोडक्ट है, उसके थ्रू भी जैसे कई बार ऐसा होता है कि अंडरग्राउंड ही पेट्रोलियम का सिस्टम है, वो कभी वाटर से कांटेक्ट में आ गया तो उसके थ्रू भी, या हमने कहीं ओपन ऐसे छोड़ दिया है, वो भी सीप होके वाटर को पॉल्यूट करता है। सॉलिड वेस्ट, जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा था कि आप कूड़े का ढेर कहीं इकट्ठा कर दें और उस पर बारिश हो जाए तो वो भी कंटामिनेट हो जाता है। और
उस वो जो पानी है जो गंदा कूड़े के कांटेक्ट में जो गंदा पानी आया वो क्या होता है कि अंडरग्राउंड जाके वो उसको कंटामिनेट करता है, और वही अगर सरफेस वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है सरफेस वाटर को कंटामिनेट कर देता है। देखिए लैंडफिल जैसे इसमें दिखा रहा है कि लैंडफिल है, कूड़ा इकट्ठा है, कूड़ा इकट्ठा से ये जो बारिश हुई और या तो पानी के कांटेक्ट में आया तो ये रिवर में जाके उसको कंटामिनेट कर रहा है। एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहे वाले केमिकल्स, कोई हमने इंजेक्शन वेल बनाया है, इंजेक्शन वेल हम वैसे वाटर को रिचार्ज करने के लिए बनाते हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ गंदगी चली गई तो हमारा जो अंडरग्राउंड सिस्टम है वो पूरा गंदा हो जाएगा। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और इसके साथ जो है यूनिट 4 ख़त्म हो जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं नहीं, जितने मतलब एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक थे, जितने भी टॉपिक थे मैंने सारे कवर कर लिए हैं इसमें।